हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। नाउ साइनिंग इन। हम पिछले प्रीवियस वीडियो में हम रोल्स की बात कर रहे थे। वी हैव डिस्कस्ड द जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हमने जेंडर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। बहुत सारे जेंडर्स के वीडियो हो गए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कि वुमेंस का रोल क्या है। तो इसी प्रीवियस वाले वीडियो में देखिए मैंने आपको वुमेंस का जेंडर रोल बताया था। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम लोगों ने बोला था कि वुमेंस का जेंडर रोल क्या है, उसकी मतलब देखा जाए तो कल्चरल या सोसाइटी में उसका डेली लाइफ का क्या रूटीन है, क्या सिस्टम है। तो इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आप इन पॉइंट्स को वन वन करके लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, और कुछ भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, कोई टफ नहीं है। नाउ आज का जो टॉपिक है वही कोर्स 6 की बात करते हैं, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, लिंग, समाज और विद्यालय। तो हम बात करते हैं यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन्स, है ना। हम फिर से स्त्री के रोल की बात करते हैं, स्त्री की भूमिका की बात करते हैं, लेकिन वेरियस पीरियड यानी कि जो हमारे विभिन्न काल हैं, हम उसमें महिलाओं की भूमिका के बारे में बात करेंगे कि उनकी भूमिका क्या रही है, उन्होंने किस तरह के किरदार को प्ले किया है। और आपको ये पता है कि जो स्त्री है ना, मतलब वो आपकी सोसाइटी का अभिन्न अंग है। इसको बोला जाता है कि धैर्य के साथ रहती है, शील के साथ रहती है, क्षमा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी क्वालिटी बताई जाती है। और जिस लड़की में या लेडीज़ में ये क्वालिटी नहीं होती, उसको समाज क्या है, हे दृष्टि से देखता है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं स्त्री के लाइफ में, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारे जो वेरियस पीरियड हैं उनमें स्त्री की क्या क्या कंडीशन थी। तो आगे की कंडीशन पढ़ने से पहले हमें कोशिश करनी है कि हम ये जितने भी पीरियड हैं हमारे, चाहे वैदिक हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे मुस्लिम काल हो, चाहे ब्रिटिश काल हो या मॉडर्न पीरियड हो, तो सब में स्त्रियों की क्या क्या भूमिका थी और उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, हम उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे हम बात करते हैं तो प्रीवियस टाइम में स्त्रियों की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, चाहे वो सोशली देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाए या कल्चरल या इकोनॉमिकल तौर पे भी देखा जाए, तो वो क्या थी, उनकी कंडीशन बहुत दयनीय थी। ठीक, और अभी के टाइम में तो काफ़ी चेंज आ गया है। तो हम उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए, सबसे पहला पीरियड आपको पता है कि वैदिक पीरियड होता है। ठीक है, उसमें हम वुमेंस के रोल की बात करते हैं या महिला की भूमिका की बात करते हैं या स्त्री की भूमिका की बात करते हैं। तो सबसे पहला पीरियड है हमारा वैदिक पीरियड। देखिए, इसमें सबसे पहला रोल क्या था, वुमेन का रोल ऑफ स्टूडेंट, है ना। रोल ऑफ स्टूडेंट इन द सेंस कि वो स्टूडेंट है, या विदुषी भी कह सकते हैं आप, कि वो विदुषी की भूमिका निभाती थी, गुरुकुल में जाती थी, पढ़ती थी। ठीक है, इसके बाद गुरुकुल के काम में हाथ बताती थी आचार्य का। और गुरुकुल में, और आपको पता है कि गुरुकुल सिस्टम जो होता था वो बहुत ही शहर के किनारे होता था, नीट एंड क्लीन होता था, साफ सुथरा स्वच्छ एनवायरनमेंट होता था वहाँ पे। और गुरु जो शिक्षा देते थे वैदिक पीरियड में, आपको पता है कि वो ओरल एजुकेशन होती थी, है ना। जो गुरु उपदेश देते थे वो ओरल में देते थे, रिटन में कुछ भी नहीं देते थे। और बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बोलते थे। ठीक है, इस तरह की कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो वो शिक्षा कहाँ होती थी, गुरुकुल में होती थी। पर्टिकुलर कोई स्कूल नहीं था वहाँ पे, गुरुकुल था। तो ये सारे पीरियड्स हैं, आप याद रख सकते हैं। गुरुकुल था उस समय पे। ठीक है, और गुरुकुल था, और जो गुरु का रोल था, तो गुरु और स्टूडेंट का जो रोल था वो पेरेंट एंड सन की तरह था, यानी कि पेरेंट एंड सन की तरह था। ठीक, यानी कि पिता पुत्र की तरह था। और क्या थे, ओबीडियंट थे स्टूडेंट, ओबीडियंट थे। और वहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम भी था। ठीक है, वैदिक काल में मॉनिटरिंग सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं कक्षा नायक पद्धति। अगर गुरु एब्सेंट है तो गुरु के एब्सेंट में ऐसा नहीं है कि बच्चे फालतू घूम रहे हैं, और जो क्लास का मॉनिटर होता था या जो हेड बॉय होता था उस समय भी चलता था। अभी के समय हेड गर्ल, हेड बॉय, मॉनिटर, इस तरह की चीज़ें होती, तो वो चीज़ उस समय भी थी। गुरु अगर किसी काम की वजह से कहीं फंस गए हैं या नहीं आ पाए हैं आश्रम में, तो वो जो मॉनिटर सिस्टम चलाता था या जो भी गुरु का शिक्षक होता था वो उनको शिक्षा देता था। तो अब ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट भी थी, क्या वुमेन का रोल था। वुमेन की कंडीशन देखिए, वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा ना तो अच्छी थी ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, और उन्होंने वैदिक पीरियड में ही रोल ऑफ टीचर का भी काम किया। देखा जाए तो प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था थी। आपको पता था उस समय कि हिंदू कह रहे हैं, 4 चीज़ों में था। जो कास्ट सिस्टम था वहाँ पे बहुत बुरा कास्ट सिस्टम था। कुछ बातें आप देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं रोल। कास्ट सिस्टम में आपको पता है कि सबसे पहले ब्राह्मण थे, है ना, ब्राह्मण हो गए, फिर क्षत्रिय हो गए,
क्षत्रिय, फिर वैश्य हो गए, है ना, वैश्य थे, और सबसे लास्ट में हमारे शूद्र हैं। ठीक, तो ये क्या था, ये कास्ट सिस्टम था उस टाइम पे। और आपको ये पता है कि जो शिक्षा का अधिकार था वो किसके पास था, ब्राह्मणों के पास था, है ना। क्षत्रियों के पास क्या था, वो युद्ध में लड़ते थे, और वैश्य क्या करते थे, बिजनेस करते थे, और जो शूद्र थे वो मान लीजिए मतलब दासों का काम करते थे या किसी के घर काम करते थे, और शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक, और ब्राह्मण को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत बेकार था। जो लो वर्ग के लोग थे या जो शूद्र वर्ग के लोग थे उनको शिक्षा प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो हम यहीं पे बात करते हैं, जैसे हमने ये सारे वर्ण बता दिए आपको कि क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। ठीक, क्षत्रिय का काम केवल फाइट करना था, यानी कि मतलब युद्ध की कला सीखते थे, वो लोग सैनिक शिक्षा लेते थे। और जो वैश्य लोग थे वो व्यापार की शिक्षा लेते थे, लेकिन शूद्र को कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। और आपको बता दें कि ब्राह्मण को उस समय शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और उन्हें द्विज के नाम से संबोधित करते थे। ठीक, तो आई थिंक ये कुछ टर्म्स हैं जो क्लियर हो गए होंगे, उस टाइम पे वैदिक पीरियड में थे ये। ठीक है, जिसके नाम से संबोधित किया जाता था। और तीनों वर्णों में स्त्रियों को भी वहाँ पे देखा जाए तो अलाउ था कि वो गुरुकुल में आकर शिक्षा दे और शिक्षा लें, पुरुषों की भांति ही। जैसे वहाँ पे जो गुरु शिक्षा दे रहे हैं तो वो स्त्रियाँ भी शिक्षा देती थी, और उनको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार भी था। और वहाँ पे को एजुकेशन भी था। ठीक है, शिक्षा मतलब तीनों में था, को एजुकेशन का प्रश्न भी था उस समय। शिक्षा ही नहीं, जो वहाँ की वुमेन्स थी वो सोशली, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, चाहे यज्ञ हो, चाहे हवन हो, मतलब गुरु की जो धर्म पत्नियाँ होती थी वो पार्टिसिपेट करती थी, पुरुषों के समान ही सारी एक्टिविटी में भाग लेती थी और अपना कौशल दिखाती थी। जैसे उस समय का अगर हम एग्जाम्पल दें तो बहुत सारी लेडीज़ थी आप कुछ को याद रख सकते हैं उस समय में कौन कौन थी। देखिए, गार्गी थी, गार्गी, फिर लोपामुद्रा, मतलब ये सब स्त्रियों के नाम मिलते हैं आपको कि जो लोपामुद्रा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शायद विश्वम्भरा भी थी, विश्वम्भरा। ठीक है, विश्वम्भरा थी। इसके बाद अपाला का नाम फेमस है काफ़ी, ये कुछ स्त्रियां थी, उर्वशी वगैरह। तो ये सब कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जिनको मतलब अच्छे से शिक्षा मिली थी गुरुकुल में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त करके और भी शिक्षा को आगे बढ़ाया, गुरुकुल सिस्टम को आगे बढ़ाया। तो ये सब उस समय पे पढ़ी लिखी महिलाएं थी। इसमें अनुसुईया वगैरह भी आती हैं, अनुसुईया, शकुंतला। ठीक है, शकुंतला। तो ये मोटा मोटा चीज़ याद रखिएगा आप, हम आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, आप ये लिख सकती हैं हम जो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो विदुषी महिलाएं थीं तो ये शिक्षित महिलाएं थीं और ये अपना गुरुकुल का काम अच्छे से चला रही थीं। तो इस समय देखा जाएगा अगर वैदिक कंडीशन में बात करते तो वुमेन्स की कंडीशन थोड़ी ठीक थी। ठीक है, और अपने ये सब शिक्षा ग्रहण करके क्या करती थी, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करती थी, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाती थी। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। तो और इसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें आ गई तो फिर इसके बाद गुरुकुल टूटने लगे। गुरुकुल टूटने के बाद केवल मतलब भिक्षुणियों को आना मना कर दिया गया, जो उनकी धर्म पत्नियाँ थी उन लोग को हटा दिया गया, इस तरह की चीज़ें होने लगी। तो उन्होंने शिक्षिका का भी रोल मतलब प्ले किया। देखा जाए तो किसने, वुमेन ने, स्टूडेंट का भी रोल किया। और फैमिली गार्जियन का मतलब कि परिवार की भी देख रेख करती थी, गुरुकुल की भी देख रेख करती थी। फिर उन्होंने वेदों की भी रचना करने में बहुत हेल्प की, अपने ब्राह्मणों की और अपने जो गुरु थे उनकी बहुत हेल्प की। फिर एज ए ब्रह्मचारी, और वो क्या गुरु के साथ एज ए ब्रह्मचारिणी आती थी और अपने मतलब गुरुकुल में शिक्षा देती थी बच्चों को, स्त्रियों को, बालक को, बालिकाओं को, सभी को। फिर एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट का मतलब अच्छी सलाहकार भी थी, सलाह भी देती थी अपने गुरु को, अपने जो ब्राह्मण है वहाँ को उसको परामर्श भी देती थी, और जो भी कुछ अच्छा लगे उसको बेटर करने की कोशिश करती थी। एज अ टीचर के फॉर्म में भी थी। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ऑफ लव एंड सेटिस्फाई। और देखा जाए तो आपको पता ही है कि स्त्री का जो कर्तव्य है उसको हम लव से कनेक्ट करते हैं, प्रेम से कनेक्ट करते हैं, और आप बोलते हैं कि हाँ वो त्याग की प्रतिमूर्ति है, यानी कि प्रेम तथा त्याग की प्रतिमूर्ति थी। तो ये मेन रोल था उसका वैदिक पीरियड में। और देखा जाए तो आपको बता दूं कि वैदिक पीरियड में तो फिर भी कंडीशन बहुत अच्छी थी वुमेन्स की, कम से कम उनको शिक्षा वगैरह मिलती थी। लेकिन जो इसके बाद वाला पीरियड है हमारा बौद्ध पीरियड है ना, बौद्ध पीरियड में स्त्रियों की दशा इतनी अच्छी नहीं थी, गिनी चुनी ही स्त्रियाँ शिक्षित होती थी। ठीक है, और प्राचीन काल में तो फिर भी स्थिति थोड़ी सी बेटर थी कि चलो उनको शिक्षा मिली, उनको गुरु का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, और वो स्टूडेंट भी थी, उसमें को एजुकेशन सिस्टम भी था, वहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम था, सेल्फ डिसिप्लिन था, गुरुकुल था, कास्ट सिस्टम था, ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रोल ऑफ वुमेन्स मतलब था किस में, कौन से पीरियड में, वैदिक पीरियड में। और हम चारों पीरियड को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे
और इसी में हम थोड़ा सा वैदिक भी डिस्कस कर देते हैं। देखिए, वैदिक डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि वैदिक में जब हम मतलब बौद्ध पीरियड में जब आ गई औरतें, तो वहाँ पे कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई प्राचीन काल की महिलाओं की। और उनकी शिक्षा के रिलेटेड में देखा जाए तो महात्मा बुद्ध आपको याद होंगे, वही थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारक थे, जिन्होंने मतलब काफ़ी काम किया और अपने उन्होंने बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए थे, बहुत सारे शिष्य बना लिए थे। वो क्या करते थे, महात्मा बुद्ध के जो भी समाज में बुराइयां थी उनको देखकर उनको वो ख़त्म करने का काम करते थे। और वो कहीं ना कहीं बोलते थे कि सभी बराबर हैं, ऊंच नीच के भाव को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। जो कास्ट सिस्टम बना हुआ था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और इन्हीं सब मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय को ही शिक्षा दी जाएगी और वैश्य और शूद्र को नहीं दी जाएगी। फिर अनटचेबिलिटी भी थी उस समय, छुआछूत और ये सारी चीज़ें थी, अंधविश्वास भी था। तो मतलब ये सब देख के बुद्ध ने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम स्त्रियों की शिक्षा को मतलब प्रमोट करें। अगर वो वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते तो आज की डेट में उस समय और कंडीशन ख़राब हो जाती। तो शुरू में तो उन्होंने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया कि नहीं, वुमेन मठ में प्रवेश नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पे तो गुरुकुल में आपको शिक्षा मिल गई, लेकिन जो बौद्ध पीरियड था, अगर आपको दिखाई दे रहा तो आप देख लो थोड़ा सा, जो ये बौद्ध पीरियड यानी कि बौद्ध काल था, तो यहाँ पे शिक्षा कहाँ दी जाती थी, मठ में दी जाती थी, है ना। मठ बोल सकते हैं आप, विहार बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, पर्टिकुलर बनता था, ठीक है। और यहाँ पे गिनी चुनी जो बौद्ध संघ भी बोल सकते हैं आप, बौद्ध संघ में मतलब स्त्रियाँ आती थी और घूम घूम कर अपनी शिक्षा का प्रसार करती थी। देखिए, स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बिल्कुल अलग रख दिया कि लेडीज़ की ज़रूरत नहीं है मठ में, विहार में केवल जेंट्स पुरुष ही शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन बाद में उनको फील हुआ तो उन्होंने मतलब अपने रिलेटिव्स को बुलाया, जिससे बात कर सकते हैं, उन्होंने अपनी कजिन को बुलाया था, जो कि सबसे पहले भिक्षुणी महामाया गौतमी थी। आपको ध्यान होगा जब आप डिटेल पढ़ेंगे, महामाया गौतमी, तो इन्होंने ये सबसे पहले भिक्षुड़ी थी, ठीक है, उनके मठ में। तो इन्होंने उसको बुलाया, तो फिर उनके कहने पे स्त्रियां संघ में आने लगी और धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगी। और जो इनको बौद्ध भिक्षुड़ी बोलते थे, तो वो देश विदेश में भी घूम घूम कर क्या करती थी, अपनी भाषा यानी कि लैंग्वेज हो गया, फिर रिलीजन हो गया, ये सारी चीज़ें जो थी उनका वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, एजुकेशन का प्रचार प्रसार कर रहे थे कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। स्त्री की कंडीशन थोड़ी बहुत वैदिक पीरियड से थोड़ी सी कम अच्छी थी, वैदिक पीरियड में थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। तो ये उन्होंने कोशिश की जानने की, और मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की कि लेटर वैदिक पीरियड और जो अर्ली वैदिक पीरियड था उनमें वुमेंस की कंडीशन क्या थी, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है किसी भी पॉइंट्स में, मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं, 8 पॉइंट हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन इन वैदिक पीरियड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ। लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।